जय हिंद दोस्तों, दिव्य हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं आज सल्तनत काल। तो आइए, सल्तनत काल का जो समय होता है 1206 से 1526 चलता है। तो देखिए, सल्तनत काल हर एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों। और अभी पीईटी का एग्जाम होने वाला है। पीईटी में यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये टॉपिक दिया है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। तो आइए, हम लोग सल्तनत काल के पहले राजपूत काल पढ़े हैं, राजपूतों का उदय काल पढ़े हैं, उसमें महत्वपूर्ण पृथ्वीराज चौहान को पढ़े थे। तो देखिए, जो सल्तनत काल के पहले का इतिहास देखेंगे, जो भारतीय राजा होते हैं राजपूत होते हैं, और जो विदेशी आते हैं वो कहाँ से आते हैं। देखिए, 712 ईस्वी में अरब आक्रमण होता है भारत पर। 712 ईस्वी में अरब आक्रमण होता है और मोहम्मद बिन कासिम ही करता है। अरब से आकर के मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है। उसके बाद तुर्कों का आक्रमण होता है दोस्तों, तुर्की आक्रमण होता है। जो महमूद गजनवी होता है तुर्की आक्रमणकारी होता है, भारत पर 17 बार आक्रमण करता है दोस्तों, 17 बार आक्रमण करता है, तब जाकर के विजयी पाता है। और सबसे महत्वपूर्ण उसका आक्रमण सोमनाथ का मंदिर वाला था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण उसका 17 में से सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद तुर्की आक्रमण के बाद देखिए पढ़ेंगे वहीं पे मोहम्मद गौरी जो था दोस्तों, मोहम्मद गौरी जो था वो क्या करता है, भारत को खूब अच्छे से लूटता है। खूब अच्छे से कैसे लूटता है, देखिए राजपूत काल में हम लोग पढ़े हैं जो जयचंद है उसके बारे में पढ़े हैं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़े हैं। देखिए, जयचंद अपने बेटी का यानी अपने पुत्री का विवाह स्वयंवर रखता है। तो उसी में पृथ्वीराज चौहान जाते हैं, उसके बेटी को उठा के लेके चले जाते हैं। कहा जाता है ये लव मैरिज था दोस्तों, लव मैरिज था, तो लेके चले जाते हैं। इसी के लिए पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में तनातनी था, यानी जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पराजित करना चाहता था, लेकिन तो अपने तो नहीं कर पाता था, लेकिन तो विदेशी आक्रमण करवाया, यानी मोहम्मद गौरी को गौर वंश से बुलाया, मोहम्मद गौरी को बुलाया और पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करवाया। 1191 वाला जो लड़ाई होता है, तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, वही होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में। इन्हीं के बीच में होता है, बुलाने वाला जयचंद होता है, न्योता देने वाला। लेकिन तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं और गौरी को मारते नहीं हैं। गौरी क्या करता है, अपने देश चला जाता है फिर से, और एक साल खूब अच्छे से तैयारी करता है। फिर दूसरे साल 1192 में आकर के पृथ्वीराज चौहान को हरा भी देता है और उनको मार भी देता है दोस्तों। इसीलिए मोहम्मद गौरी जो होता है पूरे भारत को अच्छे से लूटता है, लूट के अपने देश जाता है, तो उसी में छोड़ देता है दोस्तों उसका जो गुलाम होता है, गुलाम वंश का संस्थापक जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी को छोड़ देता है, क्योंकि उसका गुलाम था गौरी का, मोहम्मद गौरी का दास या गुलाम था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी के चले जाने के बाद जो सल्तनत काल का नींव डालेगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा दोस्तों, गुलाम वंश का नींव डालेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जो दिल्ली पर राज करते हैं, जो दिल्ली पे राज करते हैं, उनको सल्तनत काल कहा जाता है, सल्तनत काल। और सल्तनत काल का जो पहला ही जो वंश आएगा गुलाम वंश। और ये गुलाम वंश क्यों नाम पड़ा है, देखिए मोहम्मद गौरी का गुलाम जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो अपने वंश अपने ही नाम पर, यानी गुलाम था ये, किसका, गौरी का गुलाम था। गुलाम होने के नाते इसका नाम गुलाम वंश दिया जाता है, जो 1206 से 90 होता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं सल्तनत काल का समय 1206 से
1526 होता है। तो आइए, गुलाम वंश पहला है, गुलाम वंश सल्तनत काल का पहला शासन करेगा दोस्तों। ये पहला वंश है, चलता है 1206 से 90 तक, 1206 से 1290 तक चलता है। ये 84 वर्ष चलेगा दोस्तों, 84 वर्ष चलेगा। इसके संस्थापक जो होंगे, गुलाम वंश के संस्थापक जो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक होगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद खिलजी वंश आ जाएगा। खिलजी वंश 1290 से 1320 जो 30 वर्ष चलता है दोस्तों। देखिए, सल्तनत काल पे जितने वंश राज किए हैं भारत में, यानी दिल्ली के सल्तनत पे, यानी दिल्ली पर जो शासन किए हैं जितने वंश, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश जो 1290 से 1320 यानी 30 वर्ष चला। संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था दोस्तों, यानी खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। आगे चलेंगे, जो तीसरा आएगा वंश, तुगलक वंश आएगा सल्तनत काल पर, यानी दिल्ली के गद्दी पर जो बैठने वाला वंश होगा तुगलक वंश होगा, जो 1320 से 1414 ईस्वी तक रहता है, 94 वर्ष चलता है दोस्तों। संस्थापक होता है तुगलक वंश का गियासुद्दीन तुगलक। तो देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि इसको सजाइए, यानी क्रमानुसार सजाइए, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इसका एक जबरदस्त आपको ट्रिक दे रहे हैं, कौन पहले आया कौन बाद में आया, पहले ध्यान से इसको देखिए। तो सैयद वंश आएगा। देखिए, तुगलक वंश का संस्थापक जो होगा गयासुद्दीन तुगलक होगा दोस्तों। उसके बाद सैयद वंश जो आएगा, सैयद वंश का जो समय चलेगा 1414 से 1451 चलेगा। ये 37 वर्ष तक शासन चलता है। संस्थापक होगा खिज्र खां। याद करिएगा, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां होता है। उसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत यानी सल्तनत काल का जो लास्ट वाला वंश है, लोदी वंश है, 1451 से 1526 चलता है। ये 75 वर्ष चलता है। संस्थापक बहलोल लोदी होता है। तो चलिए, दिल्ली पे सल्तनत काल जो है दोस्तों, सल्तनत काल को एक एक जो वंश आता है उसको हम कैसे याद करेंगे कि एग्जाम में जो सजाने के लिए दे देता है कि कौन सा वंश पहले आया, कौन सा वंश दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। तो इसको देखते हैं, एक जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों। देखिए, गुलाम को खिलाओ, ठीक है ना, गुलाम से गुलाम वंश हो जाएगा, गुलाम से गुलाम वंश। गुलाम को खिलाओ, गुलाम को खिलाओ, खिलाओ से क्या हो जाएगा दोस्तों, खिलजी वंश, खिलाओ से खिलजी वंश। गुलाम को खिलाओ, ठीक है ना, गुलाम को खिलाओ, गुलाम को खिलाओ तुम साला लोदी को। देखिए, गुलाम से गुलाम वंश हो गया, गुलाम को खिलाओ तुम साला लोदी को, ठीक है ना, तुम साला लोदी को, ठीक है ना। तो गुलाम से गुलाम वंश हो गया, खिलाओ से खिलजी वंश हो गया, तुम से तुगलक वंश हो गया, और सैयद वंश साला से, ठीक है ना, साला से सैयद वंश हो जाएगा। उसके बाद लोदी को लास्ट में बोले हैं ना, लोदी को। तो ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे याद रखिएगा, गुलाम को खिलाओ तुम साला लोदी को। तो ऐसे याद रखिएगा, गुलाम को खिलाओ तुम साला लोदी को, गुलाम से गुलाम वंश, और खिलाओ से खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश, साला से सैयद वंश, और लोदी से लोदी वंश, ठीक है ना। इस तरीके से हमें याद करना है। तो देखिए, ये तो वंश हो गया। सबसे ज़्यादा जो वंश चलता है दोस्तों, तुगलक वंश चलता है। सबसे जो लंबा समय होगा तुगलक वंश का होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 1320 से 1414,
94 वर्ष तक शासन करता है भारत में। दिल्ली सल्तनत पे यानी सल्तनत काल में 94 वर्ष करता है। तो आइए हम लोग गुलाम वंश को पढ़ते हैं। देखिए गुलाम वंश का जो समय होगा दोस्तों, आपसे पूछेगा, कभी कभी पूछ लेता है सल्तनत काल का समय, तो 1206 से 1526, इसके बीच में जो आएगा, मतलब सल्तनत काल का पहला वंश जो होगा गुलाम वंश होगा। ये जो चलता है 1206 से 90 चलता है। तो आपको बता रहे हैं मोहम्मद गौरी था, उसी मोहम्मद गौरी जो जब भारत को लूट करके चला गया अपने देश, तो मोहम्मद गौरी का एक दास होता है, गुलाम होता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम या दास होता है। वही गुलाम वंश के नाम से स्थापना करता है, गुलाम वंश के नाम से एक स्थापना करता है वंश। तो कहा जाता है संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और समय क्या होगा? 1206 से 10 तक चलेगा। तुर्की साम्राज्य की स्थापना करता है दोस्तों। गुलाम वंश जो है यानी कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेगा? तुर्की साम्राज्य की स्थापना करेगा और लाहौर को अपनी राजधानी बना लेगा। लाहौर को राजधानी बना लेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और समय क्या होता है दोस्तों? 1206 से 10। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था ये पूछेगा तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और ये तुर्की साम्राज्य की स्थापना किया और अपनी राजधानी प्रारंभिक कहाँ बनाई? लाहौर को बनाई। सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया दोस्तों, सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सिपह सलाह की उपाधि धारण किया है। ये क्या किया है? सिपह सलार की उपाधि धारण किया है। आगे चलेंगे, जो मोस्ट पॉइंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखने वाला है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुब मीनार, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन से कुतुब मीनार मिलता जुलता नाम है। तो आपको याद रखिएगा, आप याद रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की नींव रखी। लेकिन तो एक मंजिला जब बना ना दोस्तों, एक मंजिला का निर्माण जब हुआ तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गया। एक मंजिला जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, एक मंजिला बना तो इसकी मृत्यु हो गया। यानी एक मंजिला निर्माण के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गया। तो इसका जो दामाद होता है, इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जो होता है इल्तुतमिश होता है दोस्तों, ये 4 मंजिला बनाता है। ये कुतुब मीनार को क्या करेगा? 4 मंजिला बना देगा, 4 मंजिला बना देगा। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हम बताते हैं कुतुब मीनार के बारे में, कुतुब मीनार की नींव के बारे में पूछेगा ना दोस्तों, तो बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक नींव रखता है। उसके बाद इल्तुतमिश 4 मंजिला बनवा देता है, इल्तुतमिश 4 मंजिला बनवा देता है। फिर क्या होता है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल, आगे तुगलक वंश पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए तुगलक वंश, हम गुलाम वंश को पढ़ेंगे, खिलजी वंश को पढ़ेंगे, फिर तुगलक वंश का शासक होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक मंजिला गिर गया। कहा जाता है कि बिजली के गिरने से उस पर बिजली गिर गई थी। जब गरजता है दोस्तों, जब बादल गरजता है आसमान में, तो बिजली गिर गई थी। कहाँ पे? कुतुब मीनार पे बिजली गिर गई थी। तो एक मंजिला ढह गया। यानी 4 मंजिला किसने बनवाया था? इल्तुतमिश 4 मंजिला किया था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1 मंजिला ढह गया, बचा 3 मंजिला। तो जो फिरोज शाह तुगलक आता है, तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक आता है आगे, वो अन्य 2 मंजिला को बनवाता है। तो 4 बना था, 1 ढह गया, 2 और बन गया, यानी कुल 5 मंजिला बन गया है दोस्तों, कुल 5 मंजिला बन गया है। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक करता है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक नींव रखता है। लेकिन तो कुतुब मीनार क्यों बनता है, इसका निर्माण क्यों किया जाता है? देखिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसको बनवाया जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि नमाज अदा करने के लिए, यानी नमाज को बाग देने के लिए ये बनता है दोस्तों। और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि तुर्की विजय की स्मृति में होता है,
तुर्की विजय की स्मृति में होता है दोस्तों। तो आगे चलेंगे, आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कुतुब मीनार की नींव किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और इल्तुतमिश क्या करता है, कुतुब मीनार को बनवा देता है पूरा 4 मंजिला। फिर किसके शासनकाल में गिरता है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1 मंजिला गिर जाता है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक उसको 5 मंजिला बनवा देता है। देखिए प्रीवियस ईयर का कई एग्जाम में पूछा है, अभी बीईओ 2020 में यहीं से क्वेश्चन पूछा था बीईओ। अभी जो बिहार बीपीएससी जो 67वीं हुआ है दोस्तों, बिहार पीसीएस में यही क्वेश्चन पूछा कि जो कुतुब मीनार की निर्माण किसने पूर्ण करवाया। तो निर्माण जो होता है दोस्तों पूर्ण तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ। पूरा फिरोज शाह तुगलक के शासन में 5वां मंजिला बना है, लेकिन तो इल्तुतमिश को लगाइएगा कि इल्तुतमिश पूरा करवाया। नींव किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो चलिए दोस्तों, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को तो उस समय लिखिएगा न, उस समय केवल समझिएगा और हम किनारे हो जाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा क्या करिएगा, एक बार अपने नोट डाउन करिएगा, मतलब फेयर कॉपी बनाइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों अब कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार किसने बनवाया था, किसने पूरा करवाया था, इल्तुतमिश, ठीक है ना। नींव किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आगे देखते हैं दोस्तों, कुतुब मीनार को विजय स्तंभ भी कहते थे, कुतुब मीनार को विजय स्तंभ भी कहते थे। ये सब तुर्कों पर आक्रमण किए थे, तुर्की आक्रमण के नाते, तुर्कों पर विजय करने के नाते इसको विजय स्तंभ कहा जाता है। मतलब ये निर्माण किए थे कुतुब मीनार का तुर्कों पे विजय की स्मृति में, खुशी में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में, कुतुबुद्दीन ऐबक मस्जिद का निर्माण करवाता है अजमेर में, ठीक है ना। अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक एक मस्जिद का निर्माण करवाता है जिसका नाम होता है 2.5 दिन की झोपड़ी। जिसका नाम क्या होता है, 2.5 दिन की झोपड़ी। पहले यह संस्कृत विद्यालय था। ये जो मस्जिद का निर्माण करवाता है ये पहले क्या था, संस्कृत विद्यालय था। ऐबक को लाख वक्ष के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ऐबक को लाख वक्ष के नाम से जाना जाता है। आगे चलेंगे हम, 1210 ईस्वी में पोलो खेल रहा था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेल रहा था। पोलो खेल यानी चौगान खेल रहा था दोस्तों, चौगान खेल रहा था, पोलो खेल रहा था, जो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। तो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा होगा लाहौर में बनेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राजधानी आपसे पूछेगा तब भी क्या बताएंगे, लाहौर में है। राजधानी पूछेगा तो भी लाहौर में बताएंगे, और कुतुबुद्दीन का मकबरा पूछेगा तो भी आप लाहौर बताएंगे। अब कुतुबुद्दीन की जब मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय, घोड़े से गिरकर जब मर जाता है, तो इसका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है आराम शाह, जो हमेशा आराम करता है, विलासी प्रवृत्ति का होता है दोस्तों। यानी ये अयोग्य शासक होता है, ये विलासी प्रवृत्ति का शासन प्रवृत्ति का रहता है आराम शाह। और इसका एक दामाद होता है दोस्तों इल्तुतमिश, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र है आराम शाह और दामाद है इल्तुतमिश। अब देखिए आगे, जो आराम शाह होगा ये विलासी प्रवृत्ति का होता है, केवल 8 माह का शासन करता है। केवल अपने पिता की मृत्यु हो जाने के बाद 8 माह तक शासन कर पाता है, क्योंकि इसका जीजा इल्तुतमिश, क्योंकि इसका जीजा, किसका जीजा, आराम शाह का जीजा इल्तुतमिश इसको मार देता है। देखिए आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश कर देता है, ठीक है ना। आराम शाह विलासी प्रवृत्ति का था, किसका पुत्र था,
कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था दोस्तों, लेकिन तो बिलासी था, 8 महीना रह पाया। क्या किया इल्तुतमिश, अपने सलवा को काट दिया, ठीक है ना, अपने साले को काट दिया। काट करके क्या हुआ, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। 1210 से 36 से समय चलेगा, 1210 से 36 का इल्तुतमिश का समय चलेगा। दोस्तों याद रखिएगा, समय भी पूछता है किस शासन का कितना समय चला, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो इल्तुतमिश किसका दामाद था दोस्तों, ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश किसका दामाद था, ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश किसका जीजा था, आराम शाह का जीजा था। इल्तुतमिश किसको मारा, आराम शाह को मारा। आगे चलते हैं तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बनेगा इल्तुतमिश। जब आराम शाह को आराम करने के लिए पहुंचा देता है, आराम में पहुंचा देता है मार करके, तो क्या करेगा, ये वास्तविक संस्थापक कहेगा दिल्ली सल्तनत का। क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है ना, उसकी जो राजधानी होती है लाहौर होती है, और इल्तुतमिश आता है दोस्तों, इल्तुतमिश आता है तो ये अपना राजधानी क्या करता है, लाहौर से दिल्ली लाता है, लाहौर से दिल्ली लाता है। देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को कहा जाएगा, क्योंकि इल्तुतमिश क्या करेगा, इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाएगा दोस्तों, लाहौर से दिल्ली लाएगा। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। देखिए, जब ऐबक की मृत्यु होता है, मान लीजिए ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जब पोलो को चौगान कहते हैं, पोलो खेल खेल रहा था, उस समय जब उसकी मृत्यु हुआ था, तो इल्तुतमिश भी उसका दामाद था ना, आराम शाह भी था, आराम करता था, उसका दामाद भी था, तो दामाद कहीं का ना कहीं का कुछ रहा होगा। देखिए, संस्थापक ऐबक, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तो हम कहेंगे इल्तुतमिश को। तो आगे देखिए, ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार बनाया था, ठीक है ना, बदायूं का सूबेदार बनाया था। तो जब बदायूं का वो सूबेदार उस समय था, उसी समय में इल्तुतमिश के समय में ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। आगे चलेंगे, इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली कर देता है। आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में, जो दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश का पहली राजधानी, गुलाम वंश की राजधानी प्रथम बार कहाँ थी, लाहौर में थी। उसके बाद पूछ सकता है इल्तुतमिश अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है, तो लाहौर से दिल्ली ले जाता है। इसके शासनकाल में, यानी इल्तुतमिश के शासनकाल में चीनी शासक, इल्तुतमिश के शासनकाल में चीनी शासक चंगेज खां, ख्वारिज्म के अंतिम शासक, ठीक है ना, चंगेज खां, ये चीनी शासक चंगेज खां बहुत जबरदस्त शासक था दोस्तों, बहुत जबरदस्त शासक था चीनी शासक चंगेज खां। तो ये क्या करता है, ख्वारिज्म के अंतिम शासक जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए सिंध नदी तक पहुंचाया। यानी ख्वारिज्म के अंतिम शासक जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां क्या करता है, सिंध नदी जो भारत में पड़ती थी वहां तक पहुंच आता है दोस्तों। और जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी। जलालुद्दीन क्या करता है, इल्तुतमिश तो क्या है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है ना, गद्दी पर बैठ गया है, अपने साले को मार के गद्दी पर बैठ गया है। तो मांगबरनी, जलालुद्दीन मांगबरनी जो ख्वारिज्म के अंतिम शासक हैं, ये भागते हुए सिंध नदी के पास आते हैं, तो इल्तुतमिश से यानी भारत के राजा से क्या मांगते हैं, शरण मांगते हैं। तो इल्तुतमिश क्या करता है, शरण नहीं देता है, तो क्या करता है, चंगेज खां वापस हो जाता है, सिंध नदी पार नहीं करता है। जलालुद्दीन मांगबरनी भी वहीं से चला जाता है, क्योंकि उन लोगों का मामला है ना। इल्तुतमिश ये सोचता है, अगर हम जलालुद्दीन मांगबरनी
ख्वारिज्म का जो अंतिम शासक है उसको शरण देते हैं तो चंगेज खां हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। और चंगेज खां क्या है, बहुत पावरफुल है दोस्तों, बहुत पावरफुल है। इसीलिए इल्तुतमिश जलालुद्दीन मांगबरनी को कहता है जाओ 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 भाग जाओ, हम खतरे में नहीं पड़ना चाहते हैं तुम्हारे लिए। और सिंध नदी पार भी नहीं करता है चंगेज खां शासक, जो चीनी शासक चंगेज खां होता है चला जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं इल्तुतमिश क्या काम करता है। देखिए इल्तुतमिश के कार्य है, ये सिक्के चलाता है। इल्तुतमिश क्या करेगा, सिक्के चलाएगा। ये चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों एग्जाम में कि चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल किसने शुरू किया या किसने चलाया, तो इल्तुतमिश बताइएगा दोस्तों। ये सिक्के हैं, मुद्रा है। अब इक्ता प्रथा भी चलाया है, ठीक है ना, इक्ता प्रथा भी चलाया है। तो देखिए इक्ता प्रथा क्या होता था, जैसे मान लीजिए कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं ना, उनको वेतन देना होता है। तो ये क्या करता था उस समय, इक्ता प्रथा शुरू किया कि एक कर्मचारी को एक गांव दे देता था। कहता था कि आप इस गांव के इक्तेदार हैं, यानी आप इस गांव से कर वसूलिए और वही कर आपका क्या होगा, आपका सैलरी होगा। वही कर क्या होगा, आपका सैलरी होगा, आपका तनख्वाह होगा। तो इसी को इक्ता प्रथा कहते थे दोस्तों, कि कर्मचारी सीधे कर वसूल के अपना ले सके, अब राजा वसूल के न दे, ऐसा था, ठीक है ना। तो ये पूछेगा इक्ता प्रथा किसने शुरू किया, इल्तुतमिश ने शुरू किया। इक्ता प्रथा क्या होती थी, कर्मचारियों को इक्तेदार बनाया जाता था और उनके सैलरी वेतन के बजाय इक्ता कर वसूलने के लिए कहा जाता था और कर लेने के लिए। अब अगला जो काम करेगा ना इल्तुतमिश, बहुत जबरदस्त है दोस्तों। देखिए 40 सरदारों का एक संगठन होता है, 40 सरदारों का एक संगठन होता है जिसको कहते हैं तुर्काने ए चिहलगाने, जिसको कहते हैं तुर्काने ए चिहलगाने। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद, ठीक है ना, देखिए 40 सरदार तुर्काने ए चिहलगानी कौन शुरू किया था, इल्तुतमिश बताइएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे बलबन जो आता है दोस्तों ना, बलबन जो आता है, बलबन भी 40 सरदारों में से एक रहता है, यानी तुर्काने चिहलगानी में रहता है। ये 40 सरदारों का एक मंत्री जैसे नहीं होते हैं, 40 सरदार मतलब एक एक लोग ये राजा के नीचे अधिकारी होते थे, 40 सरदार कहा जाता था या तुर्काने चिहलगानी कहा जाता है। आज से पूछा जाए तुर्काने चिहलगानी किसने शुरू किया, तो इल्तुतमिश। इसमें 40 सरदार रहते थे और ये सब शासन प्रशासन के अधिकारी होते थे। आगे चलेंगे, इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। ये भी क्या था दोस्तों, विलासी प्रवृत्ति का था। जैसे आराम शाह इल्तुतमिश का साला था, वो विलासी प्रवृत्ति का था, वैसे क्या इल्तुतमिश का पुत्र ही रुकनुद्दीन फिरोज विलासी प्रवृत्ति का था। और इसकी एक पुत्री यानी इल्तुतमिश की एक पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो 1236 से 40 वो गद्दी पर बैठेगी दोस्तों। 1236 से 40 गद्दी पर बैठेगी, यानी पहली बार भारत पे कोई मुस्लिम शासिका होती है, कोई महिला शासिका होती है, भारत के गद्दी पर बैठती है, यानी दिल्ली के गद्दी पर बैठती है, यानी दिल्ली सल्तनत पर बैठती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बनता है दोस्तों। तो रजिया सुल्तान क्या करेगी, यही गद्दी पर बैठेगी। उसका समय होगा 1236 से 40। तो अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को इसी YouTube चैनल के माध्यम से पूरा जीएस, इतिहास, आपका संविधान, सब कुछ का वीडियो अपलोडेड मिलेंगे और आपको हिंदी का भी वीडियो मिलेगा। हिंदी बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को कराया जाएगा दोस्तों, एक एक चैप्टर कराया जाएगा। तो चलिए अपने वाणी को यही विराम देते हैं और आगे रजिया सुल्तान से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तेजी के साथ आगे दूसरे वीडियो में मिलेंगे आपसे। जय हिंद।